हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका आर के लंच पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है राहुल राज। तो आज की वीडियो आपकी वही ऑब्जेक्टिव बिजनेस स्टडी के क्वेश्चंस हैं जो कि उनके ऊपर है। आपको पता है कि मैं आपकी बिजनेस स्टडी की ऑब्जेक्टिव की एक सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोलते हैं और ये हिंदी मीडियम में मैं करवा रहा हूँ। आपको पता होगा कि मेरी जितनी वीडियो हैं वो सारी हिंदी मीडियम की हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके इसी सीरीज में अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर 3 व्यावसायिक वातावरण के साथ हाजिर हूँ। तो आज की इस चैप्टर में हम आपके व्यावसायिक वातावरण से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उन सभी को देखेंगे, करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, भारत में उदारीकरण की नीति रही है। भारत में उदारीकरण की नीति रही है। ऑप्शन ए सफल, ऑप्शन बी असफल, ऑप्शन सी पूर्णतः असफल या ऑप्शन डी सभी। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा ए। जो चैप्टर के अनुसार भारत में जो उदारीकरण की नीति रही थी वो सफल रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न, सरकार नियंत्रण एवं प्रतिबंधों में कमी करती है। जो सरकार है हमारी वो प्रतिबंधों में और नियंत्रणों में कमी करती है। कब करती है? उदारीकरण में करती है, निजीकरण में करती है, वैश्वीकरण में करती है या आधुनिकीकरण में करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए उदारीकरण। ठीक है, याद कीजिए जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तीसरा तो उसमें उदारीकरण लिबरलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण में जब मैंने आपको पढ़ाया था कि उदारीकरण का मतलब होता है कि नौकरशाही शिकंजे से मुक्ति दिलाना। ठीक है, मतलब कि सभी व्यक्ति अपना खुद का क्या करें, व्यवसाय शुरू करें। ठीक है, इसके लिए सरकार ने क्या किया था, उन पर लगे प्रतिबंधों में कमी की थी। ठीक है, लाइसेंस लेने की जो अनिवार्यता थी उसको ख़त्म किया था, उन पर नियंत्रणों को कम किया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कार्य किए थे जिनसे कि व्यवसाय को आरंभ करना सरल हो जाए, जिससे कि हर एक व्यक्ति नौकरी के पीछे ना भागे और खुद का व्यवसाय चला सके। ठीक है, खुद आत्मनिर्भर हो सके। तो इसलिए ये सारी चीज़ें किस में की जाती हैं, उदारीकरण में की जाती है। ठीक है, और निजीकरण का तो आपको पता ही है कि निजीकरण में क्या किया जाता है कि जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उसके कुछ पार्ट या पूरा का पूरा उसको निजी क्षेत्र में लाया जाता है, जिसे निजीकरण कहते हैं। ठीक है, और वैश्वीकरण का तो आपको पता ही है कि वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। और आधुनिकीकरण तो आपको पता ही है। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न 3, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं। जो आर्थिक नीति आई थी हमारी 1991 में, याद रखिएगा, जो हमारी आर्थिक नीति आई थी व्यावसायिक वातावरण चैप्टर 3 के अनुसार कब आई थी, वो 1991 में। कब आई थी? 1991 में। ठीक है, तो उसके कौन कौन से अंग हैं, ठीक है, जो कि आर्थिक नीति में शामिल थे? ऑप्शन है उदारीकरण में, निजीकरण में, वैश्वीकरण में, या इनमें से सभी। बताइए, जो आर्थिक नीति हमारी आई थी उनमें ये कौन कौन से प्रमुख अंग थे जो कि शामिल थे? तो जो आपका इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। आपको पता ही होगा कि नई आर्थिक नीति के अंतर्गत ये तीनों ही चीज़ें शामिल की गई थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, और याद रखने वाली बात क्या है, ये कब शुरू हुई थी? 1991 में। अगला प्रश्न, नई आर्थिक नीति घोषित हुई थी, कब घोषित हुई थी? यहाँ पर मैंने आपको केवल 1991 मैंने सन बताया, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा मंथ भी बताना है। तो आपको पता चल ही गया कि 1991 में हुई थी और साथ में मंथ लिखा हुआ है, यानी जुलाई 1991। जुलाई 1991। ठीक है, तो याद रखने वाली बात यह है, जुलाई 1991 पूरा डेट। ठीक है, जुलाई 1991। तो ये हमारी आर्थिक नीति कब आई थी? 1991 में आई थी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि अगर आपने इससे पहले की जो ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो हैं, पहले चैप्टर्स वाले, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप चैप्टर्स देखना चाहते हैं, बिजनेस स्टडी के चैप्टर्स देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ठीक है, और अगर आप केस स्टडी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है, वहाँ से आप जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है,
और जो चैप्टर्स में मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं वो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सरल भाषा में बनाई गई हैं, और वो नोट्स CBSE की तरफ से दी हुई हैं, ठीक है। तो उन नोट्स को जरूर पढ़िए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाने को कहते हैं। जो जानकारी हमारे पास है या जिस जानकारी को हम प्राप्त कर रहे हैं उस जानकारी का प्रयोग करना क्या कहलाता है? कला कहलाता है। क्या कहलाता है? कला। चैप्टर 2 जब हम पढ़ रहे थे तो कला हमने पढ़ा था क्या होता है, ठीक है। चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 में है ना कला विज्ञान और वो पेशा, हाँ चैप्टर 1 में है। तो जब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कला क्या होता है, तो वही डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी। फिर से वही प्रश्न रिपीट हो गया यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, इसका आंसर आपको पता है क्या होगा? 1991, ठीक है। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न, व्यावसायिक वातावरण के अंग हैं। व्यावसायिक वातावरण के कितने अंग हैं ये आपको बताना है यहाँ पर। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 5। तो जो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2। जो व्यावसायिक वातावरण के अंग हैं 2 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आंतरिक और दूसरा बाहरी। आंतरिक और बाहरी, ये 2 अंग हैं जो कि किसके हैं? व्यावसायिक वातावरण के हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी 2 हो, ठीक है। अगला प्रश्न, आर्थिक प्रणाली के कितने प्रकार हैं? आर्थिक प्रणाली के कितने प्रकार हैं? आर्थिक प्रणाली थी हमारी जो, कितने प्रकार है? वही आर्थिक प्रणाली मतलब वही आर्थिक नीति, तो उसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। अभी पीछे हमने पढ़ा था निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ठीक है। उन्हीं को हम आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीति कुछ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत आते हैं, जो हमारी आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीति आती है उसमें क्या क्या आते हैं? पूंजीवादी, समयवादी और मिश्रित, ठीक है। और ऑप्शन डी सभी। तो इसका क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन डी। ये तीनों चीजें ही आर्थिक प्रणाली में आती है। तो चलिए आगे चलते हैं। व्यावसायिक वातावरण से आशय है। व्यावसायिक वातावरण से क्या आशय है? आर्थिक शक्तियों से, ठीक, राजनीतिक शक्तियों से, सामाजिक शक्तियों से। बताइए व्यावसायिक वातावरण का आशय किससे है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सभी, ठीक है। क्योंकि व्यावसायिक वातावरण के अंदर तो ये सारी ही चीज़ें आती हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैधानिक, ठीक है, सारी चीज़ें आती हैं। तो ये तो सारी व्यावसायिक वातावरण के अंदर की हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट, ये जो दे रखे हैं ऑप्शन ए बी सी, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, वैधानिक शक्ति, ठीक है, ये जो भी आयाम है व्यावसायिक वातावरण के 5 आयाम है जो कि मैंने आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किसके उदाहरण हैं? ये आपके बाहरी वातावरण के उदाहरण हैं। किसके हैं? बाहरी वातावरण के। और बाहरी में भी कौन से? समष्टि। कौन से? समष्टि, ठीक है। बाहरी वातावरण के भी 2 अंग है ना आपके, सूक्ष्म और समष्टि, ठीक है। तो ये समष्टि के, बाहरी वातावरण में भी समष्टि के उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 क्या है आपका? व्यावसायिक वातावरण के आयाम हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आयाम बोल दिया, ठीक है। पीछे क्या बोला था अभी दिखाता हूँ। पीछे आशय बोला था, अब यहाँ पर आयाम बोल दिया, ठीक है। तो इन छोटे छोटे वर्डों से कंफ्यूज ना हो, उन सब का मतलब एक ही होता है। जैसे नीति को वहाँ पर क्या बोला था इनने? प्रणाली बोला था। नीति को प्रणाली बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई वो बात नहीं है, इससे सारे एक ही वर्ड से, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो अब यहाँ पर बताना है आपको कि वातावरण के, व्यावसायिक वातावरण के आयाम कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। आपको पता ही है कि सभी व्यावसायिक वातावरण के आयाम हैं जो कि बाहरी वातावरण के हैं, बाहरी वातावरण के समष्टि के, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन 14 के ऊपर। 14, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक, पर्यावरण नहीं वातावरण है, ठीक है, वातावरण का उदाहरण है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, ऑप्शन बी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन सी देश की संरचना, ऑप्शन डी परिवार का गठन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी परिवार का गठन, ठीक है। क्योंकि परिवार ही है एक जो कि समाज से जुड़ा होता है। बाकी की ये तीनों चीज़ें, अर्थव्यवस्था यानी कि आर्थिक हो गया, ठीक है,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वैधानिक हो गया, ठीक है। देश की संरचना भी आर्थिक आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो सामाजिक वातावरण से जुड़ा हुआ है वो केवल परिवार होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, परिवार का गठन। अगला प्रश्न देखते हैं, उदारीकरण का अर्थ क्या है? ठीक है। ऑप्शन ए, विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण। ऑप्शन बी, लाइसेंस की आवश्यकता एवं अन्य यंत्रों को आसान करना। लाइसेंस की आवश्यकता को रद्द करना, ठीक है। यहाँ पे बाकी का आगे प्रिंट नहीं हुआ है, को रद्द करना, ठीक है। और ऑप्शन सी, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो उदारीकरण का क्या अर्थ होता है? मैंने आपको अभी पीछे ही समझाया था कि उदारीकरण का अर्थ होता है कि खुद का व्यवसाय चालू करना, और जिसके लिए सरकार ने क्या किया था? लाइसेंस की आवश्यकता को कम कर दिया था, ठीक है। जो भी यंत्र होते लाइसेंस लेने के लिए उनको आसान बना दिया था, और लाइसेंसिंग लेने की जो आवश्यकता थी, मतलब कि अनिवार्यता थी, उसको रद्द कर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन बी। तो अगला प्रश्न, वैश्वीकरण से आशय है, मतलब कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, लाइसेंस की आवश्यकता। ऑप्शन बी, विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण, या ऑप्शन सी, ए बी दोनों, या ऑप्शन डी सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण। जो विश्व में बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं, हर देश की अलग अलग, उन सबको एक साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जो कि बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि ये नहीं होगा ये होगा, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, ताकि मैं आपको कंफर्म कर सकूं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय परिवेश सदैव डैश रहता है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिवेश सदैव डैश रहता है, क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, क्रांतिकारी प्रभार। ऑप्शन बी, गैर क्रांतिकारी प्रभार, या ऑप्शन सी, सकारात्मक, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए होगा, ऑप्शन ए, क्रांतिकारी प्रभार। जो एक अंतर्राष्ट्रीय परिवेश होता है वो सदैव क्रांतिकारी प्रभार रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न, एनईपी का पूरा नाम क्या है? एनईपी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? ऑप्शन ए, न्यू एंड पुलिस। ऑप्शन बी, न्यू इकोनॉमिक पुलिस। ऑप्शन सी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या ऑप्शन डी, नो इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है? प्रश्न रिपीट है लेकिन कोई बात नहीं, इसका पता है आपको आंसर क्या है। सामाजिक वातावरण का उदाहरण कौन सा है? परिवार की संरचना, क्योंकि परिवार समाज से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न, आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आंतरिक वातावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपको बताना है। उत्पादन प्रणाली, जनता, ग्राहक, या ऑप्शन डी सभी। तो आपको पता होगा कि जो आंतरिक वातावरण है उसके अंदर कौन आता है? आंतरिक वातावरण बोला है यहाँ पर, बाहरी नहीं, आंतरिक। तो आंतरिक में क्या आएगा? उत्पादन प्रणाली, ठीक है। क्योंकि किसी भी संगठन का आंतरिक वातावरण क्या होता है? उत्पादन प्रणाली तो होती है, ग्राहक के और जनता तो बाहर के होते हैं, सामाजिक होते हैं, तो ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? आंतरिक का उत्पादन प्रणाली, उत्पादन क्षमता, उनके नीति, कार्य प्रणाली क्या हो सकती है, ठीक है। उत्पादन प्रणाली, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना जो कि एक संगठन के अंदर हो रही होती हैं, ठीक है, वो सारी आंतरिक होती हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 21, वित्त मंत्री के मंदी को दूर करने के लिए रेपो दर को कम कर दिया, ठीक है। वित्त मंत्री के नहीं, यहाँ पर ने आएगा, मिसप्रिंट है। वित्त मंत्री ने मंदी को दूर करने के लिए रेपो दर को कम कर दिया। यह व्यावसायिक वातावरण के किस आयाम से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए कि वित्त मंत्री ने मंदी को दूर करने के लिए क्या किया? रेपो दर को कम कर दिया। तो ये कौन सा व्यावसायिक वातावरण से संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका आर्थिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी राजनीतिक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, आर्थिक वातावरण। और ये चीज़ मैंने आपको बहुत ही जोर देकर समझाया था जब चैप्टर करवा रहा था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर पहले चैप्टर समझ लें, ठीक है।
तो आर्थिक वातावरण में एक बार फिर बता देता हूँ। देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित, पैसे से संबंधित, लेन देन से संबंधित जितनी भी बातें आती हैं वो सभी आर्थिक वातावरण में आती हैं। ठीक है। और समाज से जुड़ी जितनी बातें होती है वो सामाजिक में आती हैं। राजनीति से जुड़ी हुई बातें, सरकार से जुड़ी हुई बातें सारी राजनीतिक में आती हैं। और कोर्ट न्यायालयों से जुड़ी बातें सारी चीज़ें किस में आती हैं? वैधानिक में आती हैं। और टेक्नोलॉजी से सारी चीज़ें जुड़ी हुई, जितनी भी टेक्नोलॉजी हो रही है आजकल, उन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई बातें किस में आती हैं? तकनीकी वातावरण में आती हैं। किस में? तकनीकी वातावरण में। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भंडार गृह उपयोगिता का सृजन करता है। जो भंडार गृह है वो किस उपयोगिता का सृजन करता है? ऑप्शन ए स्थल उपयोगिता, समय उपयोगिता, रूप उपयोगिता या सेवा उपयोगिता। तो हम भंडार गृह क्यों करते हैं, उससे हमें क्या फायदा होता है? क्या होता है? ऑप्शन बी समय उपयोगिता, समय बचता है हमारा, है ना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, समय। अगला प्रश्न, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है। जो व्यवसाय का आर्थिक वातावरण है उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? ऑप्शन ए है आपका आर्थिक नीति, ऑप्शन बी आर्थिक प्रणाली, ऑप्शन सी आर्थिक विकास या ऑप्शन डी यह सभी। तो आपको पता है कि आर्थिक वातावरण के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे प्रणाली हो, चाहे विकास हो। ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, आर्थिक वातावरण बोला है और इन सब में आर्थिक जुड़ा हुआ है पहले से ही, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीति, आर्थिक वातावरण, आर्थिक विकास। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सभी। ये सभी चीजें ही जो होती हैं आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न, वातावरण में उन बाहरी घटकों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय फर्म के लिए निरंतर अवसर व धमकियां, मतलब कि खतरे उत्पन्न करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह किसने कहा है कि जो बाहरी घटक होते हैं, है ना, जो वातावरण में बाहरी घटक को शामिल करते हैं वो क्या करते हैं? वो व्यवसाय के लिए निरंतर अवसर और खतरे दोनों ही उत्पन्न करते हैं, है ना। तो ये किसने कहा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए विलियम ग्लुइक जोस ने, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर या ऑप्शन डी किंग। तो इसको जो इस कथन को जो जिनने कहा है वो है ऑप्शन ए विलियम ग्लुइक एवं जोस ने कहा है। ठीक है, विलियम ग्लुइक एवं जोस, याद रखिएगा इस नाम को, पेपर में हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ये विलियम ग्लुइक एवं जोस ने कहा है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निजीकरण की विशेषताएं नहीं है, इनमें से निजीकरण की विशेषता कौन सी नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सरकारी तंत्र के आकार को कम करना, निजीकरण की विशेषता है? हाँ है, कि क्योंकि ये सही है, जिससे निजीकरण करते हैं हम तो उससे क्या होता है कि सरकारी जो तंत्र यानी सरकारी जो भार होता है, आकार होता है, वो कम होता है। ऑप्शन बी राजकोषीय बोझ को कम करना, ये भी सही है। जब निजीकरण हो जाता है तो उसमें सरकारी तंत्र कम हो जाता है, जिसके ऊपर सरकार को ऊपर कम भार पड़ता है, जिससे क्या होता है? राजकोषीय बोझ कम हो जाता है। ठीक है। अगला, ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण, क्या ये होता है? ये नहीं होता। निजीकरण करने से ब्याज दर को स्वतंत्र निर्धारण नहीं कर सकते, वो सरकार ही करती है। ठीक। और अगला क्या है देख लेते हैं, सरकारी कोषों में वृद्धि करना, बिल्कुल सही, ये भी निजीकरण की विशेषता है। जब निजीकरण किया जाता है तो उससे क्या होता है कि सरकार के कम कार्य होते हैं, उन पर कम बोझ होता है, जिससे क्या होता है कि उनकी कोष में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ब्याज दरों का स्वतंत्र निर्धारण जो है कि निजीकरण की विशेषता नहीं है। बाकी के ये तीनों निजीकरण की विशेषता है, लेकिन ऑप्शन सी आपका इसका विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया जाता है? मिश्रित। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ, भारत में व्यापार पर वैश्वीकरण का प्रभाव कैसा हुआ ये बताना है आपको। उत्पादन के आकार में वृद्धि हुई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोजन में वृद्धि हुई। ठीक है, तो जो वैश्वीकरण हुआ था भारत के व्यापार में, इससे ये तीनों ही चीजें हुई हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कंपनी के उद्देश्य किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? मतलब कंपनी के जो उद्देश्य होते हैं उनको कौन निर्धारित करता है?
ये वर्ड्स होते हैं जो कि शुद्ध हिंदी भाषा में होते हैं, इसलिए इनको देखकर कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर निर्धारित, किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, निर्धारित होते हैं। ऑप्शन ए पार्षद अंतर नियम, ऑप्शन बी पार्षद सीमा नियम, ऑप्शन सी प्रविवरण, या ऑप्शन डी समामेलन का प्रमाण पत्र। ठीक, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है आपका वो ऑप्शन बी है, पार्षद सीमा नियम। ठीक है, पार्षद अंतर नियम और पार्षद सीमा नियम, ये दोनों चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी। अगर आपको ध्यान होगा तो ये दोनों चीजें 11th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। पार्षद अंतर नियम क्या होता है और पार्षद सीमा नियम क्या होता है। पार्षद अंतर नियम के अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं, किन क्या क्या चीजें डिसाइड की जाती हैं, और पार्षद सीमा नियम के अंदर क्या क्या चीजें डिसाइड की जाती हैं। उनमें से एक चीज यहाँ पर दे रखा है, पार्षद सीमा नियम के अंदर हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो अगर आप पार्षद अंतर नियम और सीमा नियम के बारे में नहीं जानते तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा पार्षद अंतर नियम और पार्षद सीमा नियम के ऊपर, जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, और ये बात कहाँ की है, 11th क्लास की है। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न लास्ट प्रश्न है आपके इस वीडियो का, चलिए इसे भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता। ग्राहकों की बढ़ती मांग से दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है। ठीक, ऑप्शन बी प्रतियोगिता में वृद्धि होती है तो व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ता है, और ये इसका वर्णन भी करते हैं। ऑप्शन सी कृषि में परिवर्तन, इसका परिवर्तन होता है तो ना व्यवसाय के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, ना ही उद्योग के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, और ना ही इसका ये वर्णन करते हैं। कभी आपने सुना है किसी व्यवसाय और उद्योग को ये कहते हुए कि कृषि में परिवर्तन हुआ इस वजह से हमको लॉस हो गया या प्रॉफिट हुआ, ऐसी बात कभी सुनी है? नहीं सुनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। जितने भी व्यवसाय और उद्योग होते हैं, अगर सरकारी नीतियों में कृषि से संबंधित जितने भी परिवर्तन किए जाते हैं उनसे व्यवसाय और उद्योगों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी के ये 3 चीजें, ग्राहक की बढ़ती मांग, प्रतियोगिता में वृद्धि और बाजार मूलकता, ठीक है, मार्केट प्राइस मतलब कि इन तीनों चीजों में अगर कोई सरकारी नीति में परिवर्तन होता है तो इससे व्यवसाय और उद्योग दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब कृषि के परिवर्तन किए जाते हैं, सरकारी नीति से परिवर्तन किए जाते हैं सरकारी नीति द्वारा कृषि में, तो उससे व्यवसाय और उद्योगों पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, कृषि में परिवर्तन। तो ये प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको करवा दिए। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको कुछ नया सिखाएंगे। ठीक है, और इनसे आपकी बुद्धि खुली होगी कि हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आते हैं, हमने कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं चैप्टर्स के तो सिंपल उन वीडियो में चले जाइए, चैप्टर्स वाली में, वहीं पर मैंने लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके चैप्टर्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो। वीडियो में कोई आंसर आपको लगता हो कि मैंने जो आंसर बताया उसका आंसर वो नहीं होगा, कुछ और होगा, तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करके उसे बताएं ताकि मैं आपको कंफर्म कर दूं कि हाँ होगा या नहीं होगा। या कोई और आपकी ख्वाहिश है, कुछ और देखना चाहते हैं, किसी और चीज़ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। अगला वीडियो लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जो कि बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।